गुड मॉर्निंग। कर लिया रिवीजन? चलो पूछते हैं फटाफट से। कौन सा टॉपिक शुरू किया था कल? राजस्थान में पर्यटन एवं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956। और दो पॉलिसी के बारे में बात करी थी। इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? पहले कब आई थी? 2010 में। और लेटेस्ट पूछे तो इको हटा दो, टूरिज्म पॉलिसी पूछ ले तो 2020। और कुछ सर्किट आपने पहले पढ़ लिए ज्योग्राफी में, और कुछ सर्किट आपने कल पढ़े थे, आध्यात्मिक सर्किट जिनको आपने बोला था। 3-4 पढ़े थे। कौन कौन से? एक कृष्णा सर्किट में राजस्थान के महत्वपूर्ण मंदिर या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो कृष्ण भगवान से संबंधित है। 3-4 मंदिर देखे। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर गोविंद देव जी का किस संप्रदाय की पीठ है? गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। और कौन सा मंदिर पढ़ा? गलता जी। कहां पर है? जयपुर। किस संप्रदाय की पीठ है गलता जी में? किस संप्रदाय की? रामानंद संप्रदाय की। और ये भी बताया था रामानंद संप्रदाय की जो गलता जी वाली जो पीठ है, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? रामानंद जी के द्वारा, कृष्णदास पयहारी के द्वारा। और ये बात और बताई थी, जयपुर के अलावा सीकर में एक गांव है रेवासा, वहां पे भी स्थापना की थी। किसने? अग्रदास जी के द्वारा। ठीक है। गलता जी के बाद में अलग मंदिर कौन सा पड़ा? खाटू श्याम जी का मंदिर। कहाँ स्थित है? सीकर में। ठीक है। और इन्हें और क्या कहा जाता है? इनकी किसकी पूजा की जाती है? शीश की। तो इन्हें क्या कहा जाता है? शीश का धनी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। और आपने कथाओं के बारे में भी पढ़ा होगा। इनके किनका अवतार है ये? वैसे तो कृष्ण जी के, लेकिन बाकी वास्तविक जो इनका नाम क्या बताते हैं? बर्बरिक के अवतार माने जाते हैं। ठीक है। और जो आपने पुराने जो भी कथाएं, उनमें माना जाता है कि किनके पुत्र थे? भीम के। जो पांडव थे ना, उनके पुत्र थे। तो इनके बाद और कौन सा मंदिर पड़ा? श्रीनाथ जी में। कौन सा मंदिर? सॉरी, नाथद्वारा में किनका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर। कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। किस संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर? संत संप्रदाय पढ़े ना आपने, या भूल गए? भूल गए इतना जल्दी? फिर याद कब करोगे इन चीजों को? वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। कहानी बताई थी, औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़ रहे थे तो मथुरा वृंदावन से दो गोस्वामी जो पंडित थे वो मूर्ति लेके आए थे बैलगाड़ी पर, और हवेली में इनको रखा था, और वहीं पे इनकी पूजा की जाती थी, इनकी मूर्ति की। और इसी कारण इनके जो गीत या जो भजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हवेली संगीत या हवेली गीत कहा जाता है। और जिस स्थान पर, या जिसे आप आजकल नाथद्वारा बोलते हो, पूर्व में क्या नाम था उस गांव का? सिहाड़। घर पे जाके पढ़ते नहीं इसका मतलब है? पढ़ा करो। ये जितने भी टॉपिक है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने यहाँ पे नाथद्वारा पढ़ा है, लेकिन ये किस टॉपिक से जुड़ गया? आपके संत संप्रदाय वाले टॉपिक से जुड़ गया। और इसकी जगह और कोई दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो हो सकता है वो किसी और टॉपिक से, या ऐसा भी हो सकता है किसी और सब्जेक्ट से भी जुड़ जाए। ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से रिवीजन करना, और जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये भूल जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट ही करोगे यहाँ पे। ये वास्तविकता है। जब तक जितना जल्दी आप सीरियस हो जाओगे उतना ही जल्दी आप सिलेक्शन ले लोगे बाकी सबसे। ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन पे अच्छा फोकस किया करो। बाकी ये जितनी चीजें पढ़ते हो सब इतनी मिक्स होगी। अभी तो आपका एक सब्जेक्ट का कोर्स होने वाला है, इसके बाद जैसे हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, तब पूरी राजस्थान का जो जीके वो एक मिक्स हो जाएगा। और ये तो सिर्फ राजस्थान जीके, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। रीजनिंग पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज आती है वो चीज पढ़नी है। और ये तो सिर्फ आप एक कोर्स के लिए कर रहे हो। इसके बाद जब मेन कंपटीशन तो बाद में शुरू होगा। जब यहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर आप भूल जाओ कि आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप सिलेक्शन ले पाओगे। आई बात समझ में? आज से ही सीरियस हो जाओ रिवीजन को लेकर। कहाँ चल रहे थे? कृष्णा सर्किट पे। तो चारों मंदिर हो गए थे कृष्ण सर्किट वाले। इनके बाद कौन सा सर्किट पढ़ा? बालाजी सर्किट। राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो बालाजी से, हनुमान जी से संबंधित है। 2-3 मंदिर पड़े थे। एक सालासर बालाजी का, कहाँ पड़ता है? चूरू में।
इनके बाद सामोद बालाजी जो कि जयपुर में। बाद में कौन सा मंदिर? मेहंदीपुर बालाजी दौसा। और फिर लास्ट में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है पांडुपोल में, जो कि कहाँ पड़ता है? अलवर में। ठीक है, ये बालाजी सर्किट हो गया। इनके बाद एक बौद्ध सर्किट बताया था। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल है उन्हें किस सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं? बौद्ध सर्किट के रूप में। और राजस्थान के कौन से जिले? एक जयपुर और एक झालावाड़। मैंने जयपुर में आपको बताया था विराटनगर के आसपास जैसे बैराट की पहाड़ी, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो इसके अलावा झालावाड़ में 2-3 मैंने गुफाओं के नाम बताए थे, कोलवी की गुफाएं, हथियागोड़ की गुफाएं। ये जितनी भी गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसी कारण झालावाड़ और जयपुर में किस सर्किट का विकास किया गया है? बौद्ध सर्किट का। और एक लास्ट आपने कौन सा पढ़ा था? तीर्थ सर्किट, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा स्थल है? पुष्कर। इसके 2-3 उपनाम है, वो याद रखने हैं आपको। कौन सा बताया था? तीर्थों का मामा, तीर्थराज भी इन्हें कहा जाता है पुष्कर को। ठीक है, ये आपके सर्किट हो गए। इनके बाद आपने क्या शुरू किया था? डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने पर्यटन स्थल पढ़ना शुरू किए थे। सबसे पहले अजमेर शुरू किया था। अजमेर में आपने कुछ पर्यटन स्थल तो आपने दुर्ग में पढ़ लिए, हवेलियों में पढ़ लिए, इस प्रकार से आपने पढ़े थे। और सबको अगर एक साथ देखें तो अजमेर में क्या क्या है मुख्य रूप से पर्यटन स्थल? आना सागर झील, क्या? सोनी जी की नसिया, जिसका निर्माण मूलचंद जी सोनी के द्वारा करवाया गया। और ये कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। इनके बाद और क्या पढ़ा? ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है? पुष्कर में। और क्या पढ़ा? सावित्री जी का मंदिर, पुष्कर में ही पड़ता है, ब्रह्मा जी के मंदिर के थोड़ा सा पास में ही है। इनका मंदिर है सावित्री जी का, जिन्हें क्या कहा जाता है? रूठी रानी। और ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। ठीक है, और जो इनकी दूसरी पत्नी, उनका नाम क्या था? गायत्री देवी। ठीक है, गायत्री जी। और इस मंदिर के लिए एक बात बताई थी कि यहाँ पे एक रोपवे विकसित किया गया है, जो राजस्थान का कौन सा है? तीसरे नंबर का रोपवे है। और एक पर्वत का नाम बताया था कि इस पर्वत पर, रत्नगिरी पर्वत पर इनका मंदिर, पर्वत बोल लो या पहाड़ी बोल लो, वहां पर इनका मंदिर स्थित है। इसके अलावा आप अजमेर में बात करो, जैसे आपने 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ लिया था, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पढ़ ली थी। जब आप दुर्ग देखते हो तो एक अकबर का दौलत खाना, जिसे मेगजीन दुर्ग भी बोलते हो आप, वो पढ़ लिया था। और तारागढ़ दुर्ग की जब बात करते तो उसमें काफी सारी आपने इमारतें, बुर्जें, मजारे, ये सारी पढ़ी थी। तो ये सारे कहीं ना कहीं किस रूप में आते हैं? पर्यटन स्थल के रूप में आ जाते हैं। अजमेर के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलवर। अलवर में कौन कौन से पर्यटन स्थल देखे? एक सिलीसेट झील के बारे में पढ़ा, जिसे क्या कहा जाता है? एक और उपनाम, राजस्थान का नंदन कानन। इसके बाद में क्या पढ़ा? सरिस्का भी अलवर में। और एक प्राचीन हनुमान मंदिर, जो आपने बालाजी सर्किट में भी लिखा था, पांडुपोल में। और एक नीलकंठ, हाँ, एक भ्रतहरि का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये सारे पर्यटन स्थल कहाँ है? अलवर में। अलवर के बाद में बांसवाड़ा को अगर आप देखो तो बांसवाड़ा में मुख्य रूप से जो मंदिर है कौन सा है? त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुरा सुंदरी, जिनका एक और नाम क्या मिलता है? तुरताई माता। किनकी कुल देवी है? पांचाल समाज की कुल देवी है। और इनकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। ठीक है, और बांसवाड़ा में देखो तो मुख्य रूप से पर्यटन स्थल एक माही बजाज सागर बांध है, जो आप जल संसाधन जब भूगोल में पढ़ते हो तो उसमें पूरी डिटेल में पढ़ लेते हो आप। गुजरात और राजस्थान इन दोनों का 50%, और ये सारी चीजें आप 55-45 जो भी ये आप भूगोल में पढ़ लेते हो। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में कौन सा जिला? बारह में एक मंदिर भंड देवरा। मंदिरों का समूह था, 108 मंदिर बताए थे। उनमें से महत्वपूर्ण शिव मंदिर माना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? भंड देवरा। और ये कहां पर पड़ता है? रामगढ़ एक जगह पड़ती है 12 में। इसका एक उपनाम मैंने बताया था, क्या कहा जाता है इसे? मिनी खजुराहो। और 12 किस में पड़ता है? हाड़ौती में। तो हाड़ौती का खजुराहो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इनके बाद और कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर में इनका नागणेची माता का मंदिर, जो कहां पड़ता है? नगाना। किनकी कुल देवी है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। और इसकी मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे दूहड़, एक शासक हुए मारवाड़ में, वो नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, और इनके किराडू के मंदिर, जिनका उपनाम क्या है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, और क्या पढ़ा आपने?
हाँ, नाकोड़ा जी, जो कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। इसे क्या कहा जाता है? मेवानगर भी कहा जाता है। लिखवा दिया था मैंने मेवानगर, नहीं लिखवाया था? लिख लो आप, मेवानगर। और जैनियों के किस तीर्थंकर को समर्पित है ये? 23वें तीर्थंकर को। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। ये वैसे जितने होने के बाद जैन मंदिर आप पढ़ोगे राजस्थान में महत्वपूर्ण 3-4 है, वहां पे भी इस बात को अपन लिखेंगे। बाड़मेर, बाड़मेर की बात क्या पढ़ा आपने? बीकानेर, बीकानेर में मुख्य मंदिर करनी माता का। करनी माता के बारे में आपने 4-5 बातें पढ़ ली थी। जो करनी माता है, मुख्य रूप से इनका मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक में। और प्रसिद्ध किस लिए है ये मंदिर? सफेद चूहों, और सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? चूहों का मंदिर, करनी माता का मंदिर, ठीक है। और किन की पूजा करते थे ये? और इनका वास्तविक नाम क्या था? रिद्धिबाई, ठीक है। और इन्होंने किस दुर्ग की नींव रखी? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के साथ में एक बीकानेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग की भी नींव इन्होंने ही रखी थी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या बताया? चील, ठीक है। इनके बाद बीकानेर में और क्या पढ़ा? एक आपने कोलायत एक स्थान पढ़ा जहां पर किनका आश्रम बोल सकते हो, प्रमुख स्थल किनका है? कपिल मुनि का। और किसके कौन सा दर्शन किया था इन्होंने? साक्षी दर्शन। मेला कब लगता है इनका? कार्तिक पूर्णिमा को। कल मैंने बताया था ना, कार्तिक पूर्णिमा दिवाली के बाद में जो 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है, उस दिन राजस्थान में 6 स्थानों पर मेले बढ़ते हैं। मुख्य रूप से आपको पुष्कर का मेला याद रहता है। पुष्कर के मेले के अलावा भी 5 स्थानों पर और मेले बढ़ते हैं, जिसमें एक मैंने बताया था कोलायत, एक कपिल धारा का मेला जो 12 सीताबाड़ी 12 में लगता है। ऐसे 6 मेले मैंने बताए थे। एक आपके सवाई माधोपुर में बताया था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? बीकानेर। बीकानेर के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 2-4 मंदिर पड़े। एक बीजासन माता का मंदिर, तिलस्वा महादेव का मंदिर, एक कुंडेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, एक 12 देवरा। इसके अलावा जो देवनारायण भगवान है उनका मुख्य स्थल है आसिंद में। ये सारे कहाँ पड़ते हैं? भीलवाड़ा में पड़ते हैं, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद में क्या पड़ा? भरतपुर। भरतपुर के 2-3 मंदिरों के बारे में जो आपने दुर्गों में भी पढ़ लिया था, उषा मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। और एक केवलादेव धना पक्षी विहार के बारे में आप जानते हो। भरतपुर के बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पढ़ लेते हो। बाकी यूं देखो तो जैसे विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, समीदेश्वर महादेव मंदिर हो गया, श्रृंगार चौरी हो गई, एक देवनारायण जी से एक संबंधित स्थान बताया था मैंने, देव डूंगरी बताया था, ठीक है। 4 स्थान मैंने बताए थे। एक आपके निवाई के पास में जोधपुरिया, देवधाम, और एक देव डूंगरी। देव डूंगरी आपको, हाँ, देवमाली भी बताया था। जो देव डूंगरी वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा और कौन से स्थल पढ़े आपने? कल एक ही लिखवाया था, बारडोली का शिव मंदिर। और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में भी, रावत भाटा में। और इसे खोज करने का, इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। चित्तौड़ के बाद में कौन सा? चूरू। चूरू में क्या पढ़ा? सालासर बालाजी। एक अभ्यारण्य के बारे में भी आप पढ़ते हो, ताल छापर अभ्यारण्य भी है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चूरू के बाद में अगला धौलपुर। धौलपुर में क्या बातें पढ़ी आपने? एक तो मचकुंड। मचकुंड को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा शेर शिकारा गुरुद्वारा भी स्थित है, जो सिखों के पर्यटन, मतलब सिखों के स्थल लिखवाए थे, 2 ही लिखवाए थे, उसमें एक शेर शिकारा गुरुद्वारा। इनके बाद में क्या पढ़ा? एक तालाब ए शाही। काफी सारे एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना। तालाब ए शाही कहाँ स्थित है? धौलपुर में। इसके धौलपुर के बाद में दौसा। दौसा में एक सबसे महत्वपूर्ण आभानेरी की चांद बावड़ी और एक हर्षद माता का मंदिर। किनके समय का है? गुर्जर प्रतिहार कालीन। और ये पूर्व में कौन सा मंदिर था? विष्णु मंदिर था, ठीक है। दौसा के बाद में अगला क्या पड़ा? डूंगरपुर। डूंगरपुर में मुख्य रूप से पर्यटन स्थल एक सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, जो कि कहाँ पड़ती है? गलियाकोट। और किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है? दाऊदी बोरा संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र। इसके अलावा डूंगरपुर में एक और स्थान बेणेश्वर धाम, स्थापना संत माऊ जी के द्वारा। और किन नदियों का संगम है यहाँ पर? सोन, माही और जाखम नदियों का संगम है, ठीक है। और संत माऊ जी के द्वारा कोई ग्रंथ लिखा गया था क्या? चोपड़ा। जिसमें क्या लिखा हुआ है?
दिवाली के दिन ही खोला जाता है। भविष्यवाणी और वाद विवाद शैली में ये बातें इनको लिखा हुआ है, ठीक है। डूंगरपुर के बाद में जयपुर। जयपुर में क्या पढ़ा आपने? हवा महल और ईसरलाट के बारे में पढ़ लिया, और शीला देवी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर निर्माण, जगत शिरोमणि मंदिर निर्माण मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र की याद में बनवाया गया था। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति उसकी पूजा मीराबाई किया करते थे। इनके जगत शिरोमणि के बाद एक और मंदिर कल्की मंदिर, निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा अपने पोते कल्की की याद में, ठीक है। और कल्की मंदिर के बारे में, जो कल्की जी उनके बारे में कहा जाता है भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे, ठीक है। और जयपुर के बाद में उदयपुर। उदयपुर में क्या पढ़ा? जगदीश मंदिर, निर्माता जगत सिंह, उपनाम सपनों में बना मंदिर। कहानी बता दी थी कि ऐसा कहा जाता है जो जगत सिंह जी थे उनके सपनों में इस मंदिर की स्थापना के बारे में आए, और फिर सपने को इन्होंने वास्तविकता में करवा दिया, ठीक है। मतलब वास्तविकता में इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। जगदीश मंदिर के बाद में अगला एकलिंग जी का मंदिर। कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी में। निर्माता कौन है? बापा रावल। और एकलिंग जी, इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ के महाराजा, ठीक है। जैसे जयपुर के बारे में कहा था मैंने, गोविंद देव जी को, जयपुर के जो महाराजा हुआ करते थे, गोविंद देव जी को तो जयपुर का राजा और स्वयं को क्या मानते थे? उनका दीवान मानकर शासन किया करते थे। एकलिंग जी के बाद में अगला मंदिर ऋषभ देव मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है? धुलव एक कस्बा पड़ता है। और इनका एक और नाम क्या? केसरिया नाथ का मंदिर, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है इनकी जो मूर्ति उसकी केसर से उसकी पूजा की जाती है मूर्ति की, ठीक है। इस कारण इनका एक और नाम क्या हो गया? केसरिया नाथ। और किस नदी के किनारे स्थित है? कोयल नदी के किनारे। किस संप्रदाय का या किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद में अंबिका माता का मंदिर, कहाँ? जगत उदयपुर में। उपनाम है क्या इनका कोई? मेवाड़ का खजुराहो, या फिर राजस्थान का दूसरा खजुराहो। पहला खजुराहो कौन सा है राजस्थान का? किराडू के मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर हो गया। इसके बाद में अगला मंदिर सास बहू का मंदिर, कहां पर? नागदा। एक और उपनाम क्या है? सहस्त्र बाहु का मंदिर। पूर्व में कौन सा मंदिर था ये? विष्णु का मंदिर। यहां तक पढ़ लिया था। इनके बाद लिखना जोधपुर। जोधपुर के पर्यटन स्थल में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें घूमते हो आप? जोधपुर गए होंगे आप में से। सबसे पहले तो मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में जितने भी महल हो गए वो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा कोई महल और पढ़ा था क्या आपने? उम्मेद भवन का नाम लिखा होगा। हाँ, चितर पैलेस भी कहा जाता है। तो जोधपुर में सबसे महत्वपूर्ण रूप से तो मेहरानगढ़ दुर्ग, जो आपने दुर्ग में पढ़ लिया। उसके बाद लिखो उम्मेद भवन। हाँ, चांद बावड़ी भी बिल्कुल। उम्मेद भवन लिखना पहले। निर्माता कौन थे उम्मेद भवन के? उम्मेद सिंह। और उम्मेद भवन का एक और नाम क्या है? चितर पैलेस, लिख लो। और जब आपने नौ चौकी पाल मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था कहां पर स्थित है? राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है नौ चौकी पाल। और वहीं पर मैंने एक बात बताई थी कि राजस्थान में दो ऐसी प्रमुख स्थल है जिनका निर्माण अकाल राहत कार्यों हेतु किया गया था। एक तो राजसमंद झील, और एक और मैंने नाम क्या बताया था? उम्मेद भवन पैलेस। तो इसको उम्मेद भवन लिखना है ना, यहाँ पे भी कोष्टक में लिख लेना, अकाल राहत कार्यों हेतु निर्माण किया गया। 1928 से 1940 के बीच में इस महल का निर्माण करवाया था। ये जब आपने महल पढ़े थे ना, वहां लिख ली थी ये चीजें। उम्मेद भवन पैलेस के अलावा और कुछ मैंने बताया होगा। ये राजस्थान का ताजमहल जिसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा। लिखो अगला जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जोधपुर में, जसवंत थड़ा। निर्माता कौन थे जसवंत थड़ा के? सरदार सिंह। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इस थड़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है।
तो जसवंत थड़ा में, वैसे तो आपने निर्माता वगैरह सारी बातें पहले पढ़ रखी है, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो निर्माता सरदार सिंह। इसके अलावा जब आपने लोक देवियां पढ़ा था, तो लोक देवियों में एक मैंने मंदिर बताया था जो जोधपुर में स्थित है, कौन सा? लिखो, सचियाय माता का मंदिर। कहां स्थित है? जोधपुर में। के अलावा एक और मंदिर लिखना, हरिहर मंदिर। लिख लिया? मैंने एक और बताया था, मूल रूप से जो नागणेची माता का मुख्य मंदिर वो तो कहां पर है? नगा। लेकिन एक बात और बताई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग में भी नागणेची माता का मंदिर है, तो जोधपुर में हुआ वो, लिख लेना नागणेची माता का मंदिर। एक बिलाड़ा नामक स्थान पर एक मैंने मंदिर बताया था, कौन सा है? आई माता का मंदिर। लिख लो, आई माता का मंदिर। इसके अलावा झीलों की बात करो तो कायलारा झील भी जोधपुर में पड़ती है, लिख लो, ये भी पर्यटन स्थल है, कायलारा झील। लिख लिया जोधपुर? कर दूं चेंज? जोधपुर के बाद लिखना है झालावाड़। झालावाड़ के सिर्फ 2 मंदिर पढ़ोगे आप। इस मंदिर का एक और उपनाम है शीतलेश्वर महादेव बोल लो, या फिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर बोल लो। लिखो, पहला मंदिर झालावाड़ में चंद्रमौलीश्वर या फिर शीतलेश्वर मंदिर। किनका मंदिर होगा ये? जिस भी मंदिर के आगे ईश्वर ऐसा लिखा हुआ हो, वो मंदिर किनके मिलते हैं? शिव जी के। ठीक है, चंद्रमौलीश्वर या फिर शीतलेश्वर मंदिर। लिख लिया? इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं उनमें प्रथम तिथि युक्त मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा मंदिर करोगे आंसर? शीतलेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में जो अभिलेख मिला है, कि अभिलेख का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जैसे कोई भी वर्तमान समय में किसी भी भवन का निर्माण होता है तो पट्टिका लगती, शिला पट्टिका, उसमें लिखी हुई होती है ना बातें कि इनके कर कमलों द्वारा आज दिनांक इतनी को इसका उद्घाटन किया गया। वही प्राचीन समय में भी ऐसा ही हुआ करता था। उस समय के जो भी वहां शासक हुआ करते थे उनके बारे में लिखा जाता था कि इन्होंने इस दिनांक को इसका उद्घाटन किया है, जो भी उनसे संबंधित बातें हुआ करती थी। तो कहा जाता है इस मंदिर में जो तिथि मिली है वो कौन सी है? 689 ईस्वी। तो आप लिखना इसमें, अब जो ये मंदिर है ना चंद्रमौलीश्वर या शीतलेश्वर मंदिर, इसमें लिखना राजस्थान का तिथि युक्त प्रथम मंदिर। राजस्थान का तिथि युक्त प्रथम मंदिर। और एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और उस जो तिथि अंकित है वो कौन सी ईस्वी लिखी हुई है? 689, 689। मतलब जितने भी मंदिर मिले हैं जिनमें तिथि अंकित है वो सब 689 ईस्वी के बाद की है। ठीक है, इसके बाद में झालावाड़ में एक सूर्य मंदिर भी है। लिखो,
इस मंदिर के 2-3 उपनाम है, वो आपको याद रखने और एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर है, इनके बारे में पूछा हुआ। इस मंदिर को कहा जाता है, एक तो कौन सा मंदिर? पद्मनाभ मंदिर। और इसे कहा जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। और जो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने इस मंदिर को कहा था 4 भुजा मंदिर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना सूर्य मंदिर, झालावाड़ का सूर्य मंदिर। इनके उपनाम लिखना है, इसे क्या कहा जाता है? पद्मनाभ मंदिर। और एक और उपनाम क्या है? 7 सहेलियों का मंदिर। और कर्नल जेम्स टोड ने सूर्य मंदिर या फिर पद्मनाभ मंदिर को क्या कहा है? 4 भुजा मंदिर। लिखना, कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर, कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर कहा है। और ये जो दोनों तीनों बातें लिखी ना, सारी बातें एग्जाम में पूछी हुई है। एक बार सीधा से ये पूछा, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिर को 4 भुजा मंदिर कहा है? झालावाड़ का सूर्य मंदिर। ठीक है, और या फिर इसका जो नाम है वो क्या है? पद्मनाभ मंदिर। लिख लिया। झालावाड़ के 2 मंदिर कौन कौन से? एक शीतलेश्वर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर, जो कि राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर। और तिथि कौन सी अंकित है इस मंदिर के? 689 689 ईस्वी। इसके अलावा एक और मंदिर कौन सा पड़ा? झालावाड़ का सूर्य मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है? पद्मनाभ मंदिर। और 7 सहेलियों का मंदिर। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा इस मंदिर को? 4 भुजा मंदिर। इसके बाद आपके पड़ोस में चलो, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में कहां कहां जाओगे घूमने आप? सबसे पहले गणेश जी के पास ही जाओगे। तो कौन सा मंदिर है यहाँ पर? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बिल्कुल चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर है। लिख लिया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। दूसरा, चौथ माता का मंदिर कहां पर पड़ता है? ये चौथ का बरवाड़ा। और बाकी व्यू देखा जाए तो रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब पर्यटन स्थल में ही है। इसके अलावा एक शिवाड़ जगह का नाम सुना है क्या आपने? शिवाड़ क्या है? वहां पर शिवलिंग है। और उस शिवलिंग का नाम क्या है? आप में से गए होंगे, आपके तो पास में ही पड़ता है। गए हो? क्या नाम है? सिर्फ शिवाड़ के नाम से ही जानते हो? बहुत बढ़िया। जो वहां पे जो महादेव जी है, या वो जो मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। क्योंकि जो शिवलिंग देखा होगा वहां पे आपने, जमीन में धसा हुआ है ना, थोड़ा छोटा सा ही दिखता है, और वो भी कांच में ही ऐसे दिखाते हैं, उस तरीके से। तो एक और कौन सा स्थान है पर्यटन स्थल? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहां पड़ता है? शिवाड़ में। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है। ठीक है, लिख लिया सवाई माधोपुर। घूम लिए क्या सवाई माधोपुर? अब घूमो करौली। कौन सा? केला देवी में। देखो जीन माता यहाँ कहाँ लेके आ गए। तो
करौली में कहा किनका मंदिर है? केला देवी का मंदिर। लिखो करौली का पहला पर्यटन स्थल केला देवी का मंदिर। क्या क्या जानते हो केला देवी के बारे में? किनका अवतार माना जाता है सबसे पहली बात केला देवी को? हनुमान जी की माता अंजनी का अवतार माना जाता है। इसके अलावा कृष्ण जी की जो बहन हुई थी जिसे कंस ने मार दिया था, वो भी माना जाता है कि वो भी किनका रूप है? केला देवी का रूप। और इनके मंदिर में जो भजन गाए जाते हैं या जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लांगुरिया। और इसी के साथ जो नृत्य किया जाता है उसे भी क्या कहा जाता है? लांगुरिया नृत्य। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जितनी भी लोक देवियों के बारे में आप पढ़ते हो, आपने तीन मत एक तरह से पढ़ते, एक वैष्णव, शैव और एक शाक्त या शक्ति। तो उनके भी दो रूप बताए थे मैंने, एक तो सौम्य और एक कौन सा? सौम्य। तो जो केला देवी है ये कौन सा रूप माने जाते हैं? माता का सौम्य रूप। इसी कारण इनका जो मेला है वो कौन से नवरात्र में बढ़ता है? सिर्फ चैत्र के नवरात्र में। और चैत्र नवरात्र की जो अष्टमी आती है उस दिन यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? लक्खी मेला। लक्खी मेला उसे कहा जाता है जिसमें लाख लोग आते हैं। ठीक है। तो कभी एग्जाम में पूछ ले केला देवी का लक्खी मेला किस माह में बढ़ता है? चैत्र के माह में। या फिर पूछ ले किस नवरात्रों में बढ़ता है, तो भी चैत्र के नवरात्रों में। ये सारी बातें पढ़ ली थी केला देवी के बारे में। एक और जैनियों का प्रमुख स्थल है यहाँ पर महावीर जी। महावीर जी, और कोष्टक में लिख लेना जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित। एक करौली में कोई छतरी मैंने बताई थी, छतरी अगर किसी को याद हो तो। कौन सी छतरी? हाँ, बोरा भगत की छतरी, बिल्कुल। जो केला देवी का मंदिर इनके जस्ट सामने ही है, जहाँ पे हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो आप लिख सकते हो, वो भी एक तरह से पर्यटन स्थल ही है। हाँ, एक गोपाल पाल की छतरी, वो भी कहाँ स्थित है? करौली में। हाँ, बख्तावर की तो अलवर में पड़ी थी, बख्तावर की तो। अगला एक लिखना जैसलमेर। अगला जो जिला कौन सा है? जैसलमेर जाओगे तो क्या क्या घूम के आओगे? हाँ, रेगिस्तान घूम के आओगे। रेगिस्तान में एक माता जी का मंदिर है, तनोट माता का मंदिर। उपनाम क्या क्या पढ़े थे? रुमाल की देवी, हार की वैष्णो देवी। पूजा कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान इसकी पूजा करते हैं। कहानी मैंने बता दी थी गोला बारूद वाली। ठीक है, लिख लो आप जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर। एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे कहा जाता है चुंगी तीर्थ। जो गणेश चतुर्थी आती है, त्योहार आपने पढ़ा था, गणेश चतुर्थी कब आती है? भादवे में, भाद्रपद में। किस पक्ष में? शुक्ल या कृष्ण पक्ष में? हाँ, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में? वहां मैंने आपको बताया था जो गणेश चतुर्थी है, इस दिन राजस्थान में दो स्थानों पर मेले भरते हैं, एक त्रिनेत्र गणेश जी और एक चुंगी तीर्थ है। तो चुंगी तीर्थ कहाँ, मतलब किन भगवान से संबंधित हुआ? गणेश जी से। तो आपको याद रखना चुंगी तीर्थ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। लिख लिया? ये आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण मंदिर कंप्लीट हुए। मंदिर के साथ में आपके और क्या कंप्लीट हुए? पर्यटन स्थल। वैसे पर्यटन स्थल अगर देखा जाए तो काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है। जैसे आप दुर्ग आपने पढ़े, तो दुर्ग भी कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल में ही है।
दुर्ग के अलावा आपने बावड़ियां पढ़ी, वो भी पर्यटन स्थल में आएगी। छतरियां पढ़ी, वो भी पर्यटन स्थल में आएगी। ज्योग्राफी में आप जो अभ्यारण्य पढ़ोगे वो भी इसमें आएंगे, बायोलॉजिकल पार्क पढ़ोगे वो भी इसमें आएंगे, बांध आप जितने भी पढ़ते हो वो भी किसमें आएंगे, पर्यटन स्थल में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे राजस्थान के जहां से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बाद मैंने आपको बताया था राजस्थान में रोपवे, बताया था ना आपको। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 रोपवे जिनके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा था, सिंधा माता। दूसरा कौन सा बताया मैंने, मंशापूर्ण माता, मंशापूर्ण करनी माता, जिनका मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, जो देशरोप में बताया ना करनी माता का मंदिर वो अलग है, लेकिन जिस स्थान पर रोपवे विकसित किया गया है उदयपुर में एक मंशापूर्ण करनी माता का मंदिर है, पहाड़ पर, जो पिछोला झील है ना उसी से रास्ता जाता है, मतलब वहीं पे पास में पार्क है, वहां से रोपवे का रास्ता जाता है इस मंदिर में। तो वहां पे एक राजस्थान का दूसरा रोपवे विकसित किया। तीसरा लिखवाया था सावित्री माता का मंदिर, और चौथा जो सामोद बालाजी जो आपने भी पढ़े जयपुर में यहाँ पर। तो ये चारों लिख लो, राजस्थान में रोपवे। और अधिकतर पहला ही पूछा जाता है। हाँ, राजस्थान के रोपवे पहला लिखना, सीक्वेंस वाइज ही लिख लेना चारों। पहला कौन सा है, सुंधा माता, जो कि कहां पर पड़ता है, जालोर। दूसरा मैंने कौन सा बताया, मंशापूर्ण करणी माता, ये कहां पर है। तीसरा जो रोपवे है ये कौन सा बताया, सावित्री जी का मंदिर, ये कहां पर है, पुष्कर। ठीक है, क्योंकि पुष्कर ही अपने आप में एक धार्मिक नगरी है, तो अजमेर से क्वेश्चन ना पूछ के सीधा ऑप्शन पुष्कर देते हैं ये। ठीक है, जो चौथा ये खोले के बालाजी है। ठीक है, कहां पर है ये, वही जयपुर में। ठीक है, इनके अलावा और भी छोटे मोटे रोपवे बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, आप तो मुख्य रूप से पहला वाला याद रखना। राजस्थान का पहला रोपवे 2007-8 में विकसित कर लिया गया था, 6-7 के आसपास, और उसके अगले साल 8-9 के आसपास ये दूसरा वाला। लिख लिया सबने, लिखो फटाफट से लिखो। लिख लिया, इसके बाद अब राजस्थान का एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे आपने 3-4 संस्थाएं पहले पढ़ ली थी, जैसे मैंने आपको लिखवाया था एक संगीत नाट्य अकादमी, कहां पर स्थित है, नहीं याद है कुछ भी। संगीत नाट्य अकादमी कहां स्थित है, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी। भारतीय लोक कला मंडल, रूपायन संस्थान, याद है क्या, पहले ये बताओ भाई, मैंने लिखवाए थे। जैसे जो नए स्टूडेंट है उनको तो याद नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं था, तो बीच बीच में 2-3 संस्थान आ गए थे, और ये संस्थान इतने महत्वपूर्ण है कि यहाँ से मतलब लगभग 10-15 कला संस्कृति के संस्थानों की बात करेंगे सिर्फ। मतलब राजस्थान में कला संस्कृति भाषा साहित्य इनके विकास के लिए कुछ संस्थान कुछ संगठन कार्य कर रहे हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं, और उनके बारे में सीधा सा 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। संस्थान का नाम देंगे और पूछेंगे कहाँ स्थित है, और संस्थान का नाम देके पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हेडिंग डालना राजस्थान के
राजस्थान के महत्वपूर्ण कला एवं साहित्यिक संस्थान, मतलब ऐसे संस्थान जो राजस्थान में अलग अलग कला और साहित्य इन दोनों को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो सारे कला एवं साहित्यिक संस्थान हो जाएंगे। लगभग 17-18 संस्थानों के बारे में आप पढ़ोगे और जितने भी एग्जाम हुए उनमें इन संस्थानों से ही क्वेश्चन आए, अगर कला संस्कृति में से आता है तो। इनको भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो कला और साहित्य से संबंधित जितने भी संस्थान है वो ज्यादा नहीं 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये सबसे ज्यादा संस्थान तो है आपके जयपुर में, इसके बाद में आप पढ़ोगे जोधपुर में, उसके बाद उदयपुर में, 1-2 संस्थान है बीकानेर में, और बाकी जैसे अलग अलग एक एक जिले में, जैसे एक श्री गंगानगर में हो गया, एक टोंक में हो गया, इनके बारे में पढ़ोगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप लिखना, पहले छोटे छोटे संस्थान पढ़ लो जो एक एक दो मतलब एक जिले में ही है, एक ही है। सबसे पहले लिखना उदयपुर। तो उदयपुर में 3 महत्वपूर्ण संस्थान है जहां से आपके क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले मैं आपको इनकी संस्थानों की फोटो दिखा देता हूँ। एक तो ये संस्थान, ये नाम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? मैं पढ़ के बता देता हूँ। भारतीय लोक कला मंडल, पढ़ा था? नाम लिख लेता हूं मैं, भारतीय लोक कला मंडल लिखो। तो उदयपुर में पहला महत्वपूर्ण संस्थान क्या नाम है? भारतीय लोक कला मंडल। यहां पे इसकी स्थापना भी लिखी हुई, स्थापना कब हुई थी? 1952। ये चीज मैंने आपको लिखवा रखी है। भारतीय लोक कला मंडल स्थापना 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी में भी किनके द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई थी? देवीलाल सामर के द्वारा। और ये एक गुड़ला नृत्य होता है जो कि मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है, उसके एक प्रसिद्ध कलाकार थे देवीलाल सामर। तो आप एक एक करके लिखना। पहले उदयपुर लिख लिया सबने? उदयपुर की पहली संस्थान का नाम लिखना भारतीय लोक कला मंडल, स्थापना 1952। और स्थापना किनके द्वारा की गई थी? देवीलाल जी सामर के द्वारा। और जो भारतीय लोक कला मंडल, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है? कठपुतली आपने सबने सुन रखा होगा। जो राजस्थान में कठपुतली से संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो कलाकार कार्य करते, उन सबको क्या करना है? प्रोत्साहन देने का कार्य इस संस्थान का। लिख लिया सबने? इसके बाद में एक टॉपिक आपने हवेलियों में पढ़ा था, एक बागोर हवेली मैंने लिखवाया था। वहां पे क्या लिखवाया था? पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है ये। तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में एक और महत्वपूर्ण संस्थान जिसका नाम क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। लिखा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, मतलब पश्चिमी भारत का जो भी संस्कृति से महत्वपूर्ण केंद्र है वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और स्थान मैंने आपको बता दिया था, मतलब कहां संचालित है ये? बागोर हवेली में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आगे 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी। और इसमें बताया था मैंने राजस्थान के भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनका एरिया इसमें आता है? राजस्थान से आप नीचे चलोगे गुजरात से नीचे महाराष्ट्र से नीचे गोवा। ये चारों स्टेट का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है। इनके बाद उदयपुर की एक और महत्वपूर्ण संस्थान, नाम दिख रहा होगा आपको, राजस्थान साहित्य
अकादमी। यहां से ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जहां से क्वेश्चन नहीं आता उसमें, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। लिखो उदयपुर में जो एक और महत्वपूर्ण संस्थान, क्या नाम है? राजस्थान साहित्य अकादमी। लिखो राजस्थान साहित्य अकादमी। साहित्य का मतलब क्या होता है? जो भी आप रचनाएं लिखते हो, कविताएं लिखते हो, कहानियां लिखते हो, उसे क्या कहा जाता है? साहित्य। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? जितने भी साहित्यकार हैं राजस्थान में, उन सबको क्या करना? प्रोत्साहन देना। सबसे पहली बात, जो राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1958 ईस्वी में। लिखो राजस्थान साहित्य अकादमी 1958। और जो राजस्थान साहित्य अकादमी, ये प्रतिवर्ष जितने भी साहित्यकार, नए नए जो साहित्यकार आते हैं, उन्हें अलग अलग पुरस्कार देती है। जैसे सूर्यमल मिशन पुरस्कार हो गया। और इस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। लिखना, इस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार। लिखना, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इस टॉपिक में एक एक लाइन जो भी मैं लिखा रहा हूं, सारी एग्जाम में पूछी हुई है। ऐसा मत मतलब एक भी लाइन इसमें से छोड़ना मत, सारी बातें याद रखना। और यहां से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा आपके। इस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। एक यहां पर एक मैगजीन का फोटो लगा हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्या लिखा हुआ है? मधुमती। और आगे क्या लिख रखा है? अप्रैल 2021। महीने का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रति महीने ये पत्रिका आती होगी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की प्रतिमाह जो पत्रिका आती है, उसका नाम क्या है? मधुमती। लिखो, शॉर्ट में लिख लेना, मासिक पत्रिका जिसका क्या नाम है? मधुमती। जो राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके द्वारा सबसे पहली बात, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। और इसके द्वारा जो पत्रिका, मासिक पत्रिका जो जारी की जाती है या प्रकाशित की जाती है, उस पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती। अगली बात समझ लो, उदयपुर के 3 महत्वपूर्ण संस्थान कंप्लीट हुए। सबसे पहला लोक कला मंडल 1952, स्थापना देवीलाल सामर। कार्य कठपुतली में या कठपुतली के जो कलाकार है उनको प्रोत्साहन देना। अगली संस्थान पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, स्थापना 1986। कार्य क्या है? पश्चिमी भारत के जो महत्वपूर्ण स्टेट, जो चारों स्टेट के नाम लिखे, इनमें संस्कृति को या इनकी जो संस्कृति उसको बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। स्थापना कब हुई उसकी? 1986 में। अगली महत्वपूर्ण संस्थान राजस्थान साहित्य अकादमी, स्थापना 1958। इस संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार। और इस संस्थान के द्वारा प्रति माह जो पत्रिका जारी की जाती, प्रकाशित की जाती, नाम क्या है? मधुमती। आई बात समझ में? अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना, जोधपुर। जोधपुर का पहला महत्वपूर्ण संस्थान राजस्थानी शोध संस्थान। ये पड़ता है जोधपुर में, एक स्थान पड़ता है चौपासनी। लिखो, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी। लिख लिया? नाम में पता है किस चीज के लिए ये शोध करता है? ये संस्थान राजस्थानी। राजस्थानी मतलब यहाँ राजस्थानी भाषा की बात होगी। तो राजस्थानी भाषा के संबंध में जो भी शोध कार्य होता है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना हुई थी आपके 1955 ईस्वी में। लिखो, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, स्थापना 1955। इसका मुख्यालय भी देख लो आप, ये देखो लिख रखा है ना, राजस्थानी शोध संस्थान एवं राजस्थानी शब्दकोश चौपासनी जोधपुर। लिख 1955।
लिख लिया सबने? इनके बाद जोधपुर का एक महत्वपूर्ण संस्थान जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो भी याद नहीं है। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी लिखो। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी किस क्षेत्र में काम करेगा? ये राजस्थान का जो भी संगीत है और जो भी नाट्य या लोक नाट्य जो उनके संबंध में या उनके कलाकारों को प्रोत्साहन देने का कार्य करेगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957, 52 नहीं है, 57, 1957 ईस्वी में। लिख लो, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी स्थापना 1957। लिख लिया? एक मैंने अभी नाम पूछा था आपसे, रूपायन। लिखो अगला जो जोधपुर का महत्वपूर्ण संस्थान है, रूपायन संस्थान। लिखो, जो रूपायन संस्थान है ये जोधपुर में भी एक स्थान पड़ता है, बोरुंदा। नाम लिखवाया था पहले मैंने आपको, बोरुंदा। रूपायन संस्थान जो कि जोधपुर में भी किस स्थान पर पड़ता है? बोरुंदा में। और इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? कोमल कोठारी और विजयदान देथा के द्वारा। मैं नीचे लिख रहा हूं, वह विजयदान देथा। तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने इस संस्थान की स्थापना करी थी, जिसका नाम क्या है? रूपायन संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। लिख लिया सबने? लिख लो। तो 3 संस्थान उदयपुर की पढ़ ली, 3 कहां की पढ़ ली? जोधपुर की। लिख लिया सबने? चेंज कर दूं? इनके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट लिखना, बीकानेर। लिखा बीकानेर? बीकानेर के 2 संस्थान आप पढ़ोगे। सबसे पहली फोटो किसकी आई है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कहां स्थित है? बीकानेर। इसका भी जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इस अकादमी से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। बीकानेर लिख लिया? पहली संस्थान का नाम लिखना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, लिख लिया? और जो ये अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी में, 1983 में। यहां पे ऊपर लिख रखा है स्थापना। इसकी स्थापना लिखना, 1983 ईस्वी में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। जैसे आपने मधुमती एक मासिक पत्रिका पढ़ी थी, किस संस्थान की? संस्थान का नाम पूछ रहा हूं, राजस्थान साहित्य अकादमी। वैसे ही एक पत्रिका है इस संस्थान की, जागती ज्योत। ये भी कौन सी पत्रिका है? मासिक पत्रिका। इस संस्थान के नीचे लिख लेना, मासिक पत्रिका जागती ज्योत। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, और अधिकतर कंफ्यूज आप इसी में होंगे, एक तो मधुमती और एक जागती ज्योत में। लिख लिया? और ये इसका लोगो भी देख लो, इस लोगो में इनकी स्थापना भी लिखी 1983, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर। लिख लिया सबने?
इसके बाद एक और बीकानेर में महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे कहा जाता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसे कहा जाता है स्टेट आर्काइव। आर्काइव एक ऑप्शन भी आता है आपके व्हाट्सएप पे या चैट वगैरह को हाइड करने के लिए आता है आर्काइव, ARCHIEVE, आर्काइव। इसका मतलब ये होता है, अभिलेख का मतलब तो आप सबको पता होगा क्या होता है, पहले इसके टुकड़े कर लो। और इसका आगार, आगार का मतलब ऐसा स्थान जहां पर कोई भी वस्तुएं रखी जाती है, अभिलेख। इसका मतलब ये क्या चीज है, राजस्थानी भाषा में जो भी हस्तलिखित जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उन सबको सेफली रखने का कार्य करता है कौन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। कहां पर स्थित है ये, बीकानेर में। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी, लिखो स्थापना लिख लेना 1955 ईस्वी। और ये इसका हेडक्वार्टर है, लिख रखा ना, निदेशालय राजस्थान राज्य अभिलेखागार और राजस्थान स्टेट आर्काइव बीकानेर। वैसे पूरे अपने भारत का जो नेशनल आर्काइव है वो कहां पर स्थित है, दिल्ली में। लिख लिया सबने, तो ये आपके लिख लो। लिख लिया सबने। इसके बाद 3 आपने कहां पढ़े, उदयपुर। 3 कहां पढ़े, जोधपुर। और 2 आपने कहां पढ़े, बीकानेर। इसके बाद जयपुर के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है, लगभग 7-8 संस्थान हैं जो महत्वपूर्ण है जयपुर के। तो अगली हेडिंग लिख लेना जयपुर। जयपुर में पहला संस्थान का नाम लिखना राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1957 ईस्वी में। लिख लिया। एक नाम आपने सुना हुआ होगा रविंद्र मंच का, जो जयपुर में स्थित है। नाम सुना हुआ क्या रविंद्र मंच का, नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लिया ना। इसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। जो जयपुर के भी 2-3 संस्थान जो आप देखोगे, एक और संस्थान इसके बाद, इनका मुख्य रूप से ये प्रोत्साहन देते हैं जो भी राजस्थान में नाटक के जो कलाकार है, नाट्य कलाकार आप जिनको बोलते हैं, उन सभी को प्रोत्साहन देने का कार्य इन तीनों अकादमियों का। अभी एक और अकादमी आप पढ़ोगे, ठीक है। एक और अकादमी है जिसका नाम है जवाहर कला केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1993 ईस्वी में। इन तीनों का क्या कार्य है, राजस्थान के नाट्य कलाकारों को प्रोत्साहन देना। लिख लिया। और एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जवाहर कला केंद्र है इसके वास्तुकार कौन थे, शिल्पकार, मतलब जिन्होंने इसकी डिजाइन बनाई थी। तो इसके शिल्पकार का नाम लिखना चार्ल्स कोरिया। हाँ, जो जवाहर कला केंद्र है जो जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी, इसके शिल्पकार बोल लो या डिजाइन जिनके द्वारा बनाई गई थी वो कौन थे, चार्ल्स कोरिया। एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार कौन थे या शिल्पकार। लिख लिया सबने ये तीनों अकादमी के बारे में।
इसके बाद जयपुर में कुछ ऐसी अकादमी जो अलग अलग भाषाओं के लिए कार्य करती है, जैसे हिंदी भाषा के लिए जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो कार्य करती है। इसके अलावा जो उर्दू भाषा है उसके लिए उर्दू अकादमी कार्य करती है। संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत अकादमी, सिंधी भाषा के लिए सिंधी अकादमी। और ये इन सबके मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। ये देखो, ये नाम पढ़ो आप, ये ऊपर लिखा हुआ अकादमी संकुल, मतलब जयपुर का जो मेन हेड क्वार्टर है जितनी भी अकेडमी इन सबका, वो क्या कहलाता है? अकादमी संकुल। और इनके छोटे छोटे जो हेड ऑफिस है वो देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी पढ़ लिया अभी आपने। अगला क्या लिख रखा है? राजस्थान सिंधी अकादमी, इसको आप अब पढ़ोगे। और ये काफी छोटा सा लिख रखा है, इसमें उर्दू अकादमी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है? राजस्थान संस्कृत अकादमी। और एक क्या है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। जितनी भी अकादमी है ये सारी कहाँ स्थित है? जयपुर में। ललित कला तो आपने पढ़ ली, अगली लिख लो राजस्थान सिंधी अकादमी। या इनको सीक्वेंस वाइज लिखना, एक बार रुक जाओ, जिसे जिस सीक्वेंस वाइज जिसे स्थापना हुई वो मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहले लिखना राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका क्या कार्य है? राजस्थान से संबंधित जितनी भी किताबें चलती है, राजस्थान जीके भी जिसमें शामिल है, वो सारी पुस्तकों का संपादन लेखन कार्य कौन करती है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसलिए कहा जाता है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, वो जैसे डिलीट हो जाता है, क्वेश्चन के आंसर में मतलब वेरिएशन होता है, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट में जब आप जाते हो रीट लगाते हो, तो सिर्फ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में जो बातें लिखी हुई उन्हीं को सही माना जाता है। इस कारण अधिकतर जो टीचर है वो सिर्फ इस अकादमी के द्वारा जो किताबें आती है उन्हीं को पढ़ के पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। जिसको ऑथेंटिक सोर्स आप बोलते हो ना, वो इसी के द्वारा जो किताबें, मतलब इसके द्वारा लिखित जितनी भी किताबें, उनमें जो बात लिख दी वही सही मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी में। लिखना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1968। इसके बाद लिखना राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1979, ठीक है। और इनके मुख्यालय सारे जयपुर में ही है, ठीक है। लिख लिया उर्दू अकादमी। उर्दू के बाद में लिखना राजस्थान सिंधी अकादमी। राजस्थान सिंधी अकादमी। लिख लिया राजस्थान सिंधी अकादमी। इसकी स्थापना भी उर्दू जो अकादमी उसकी स्थापना कब हुई? 1979। और जो सिंधी अकादमी इसकी स्थापना भी 1979 में हुई थी, 1979 ईस्वी। लिख लिया आपने सबने। और जो सिंधी अकादमी उनके द्वारा एक वार्षिक पत्रिका जारी की जाती है, और वार्षिक पत्रिका का नाम देखो क्या लिखा हुआ है? रिहाण। जैसे दूसरी आपने जागती ज्योत और मधुमती पढ़ा था तो उसमें महीनों का नाम लिखा होता है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? 2023-24, मतलब 2023 से 24 के बीच में जो भी सिंधी भाषा से संबंधित जो भी संपादन कार्य किया है उन सबके बारे में एक पत्रिका जारी की गई जिसका नाम क्या है? रिहाण। लिखना इसमें वार्षिक पत्रिका, जो राजस्थान सिंधी अकादमी लिखा ना उसी की एक पत्रिका है वार्षिक पत्रिका। लिखना वार्षिक पत्रिका और नाम देख के लिखना रिहाण। और यहाँ लिख भी रखा है राजस्थान सिंधी अकादमी। लिख लिया सबने? इनके बाद कौन सी बची? राजस्थान संस्कृत अकादमी। लिखो राजस्थान संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना 1900
80 ईस्वी में। लिखो राजस्थान संस्कृत अकादमी। क्या कार्य होगा इसका? संस्कृत भाषा के प्रति जो भी शोध कार्य है राजस्थान में वो सारा ये संस्थान करेगी या ये अकादमी करेगी। और इसकी स्थापना लिखना 1980। लिख लिया सबने? अगली संस्थान का नाम क्या लिखा हुआ है? राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। लिखो अगला संस्थान, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। ब्रिज भाषा कहां बोली जाती है? मथुरा वृंदावन। और इसी के जो वो तो यूपी में चला गया, तो राजस्थान में कौन सा उससे जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है? भरतपुर। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में। लिख लिया सबने? इसके बाद एक और संस्था लिखना जिसका मुख्यालय जयपुर में है। पंडित झाबरमल संस्थान। पंडित झाबरमल संस्थान या पंडित झाबरमल शोध संस्थान भी लिख सकते हो आप। हाँ, जयपुर वाले संस्थान पढ़ रहे हो अभी आप। पंडित झाबरमल का नाम सुना हुआ है क्या? नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हो। राजस्थान में जो पत्रिकारिता जर्नलिज्म जो हुआ उसके पिता माने जाते हैं कौन? झाबरमल शर्मा। ठीक है, तो ऐसे उपनाम पूछे जाते हैं काफी एग्जाम में, तो आपको याद रखना पंडित झाबरमल कौन थे? राजस्थान में पत्रकारिता के जनक। और इन्हीं के नाम पर एक संस्थान की स्थापना की गई जयपुर में, पंडित झाबरमल शोध संस्थान के नाम से। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। लिख लिया? लिख लिया? कितने संस्थान पड़े जयपुर में? 9 हो गए। तो ये सारे संस्थान कहां पर स्थित है? जयपुर में। इनके बाद 2 संस्थान और रह गए आपके। क्या नाम लिख रखा है? राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। लिखो अगली है ये, और ये संस्थान स्थित है आपके श्री गंगानगर में। क्योंकि श्री गंगानगर पंजाब से जुड़ा हुआ है, तो पंजाबी भाषा उसी एरिया में बोली जाएगी। इस कारण इस संस्थान की स्थापना भी श्री गंगानगर में की गई है। तो श्री गंगानगर लिखना, और वहां पर एक संस्थान जिसका नाम क्या है? राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। इसकी स्थापना की गई थी सन 2006 ईस्वी में। हाँ, राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। हाँ, जयपुर के खत्म हो गई, ये श्री गंगानगर वाला है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, मतलब राजस्थान में जो पंजाबी भाषा बोलने वाले जो है उनके प्रति या उनको प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी की स्थापना की गई, जिसका नाम राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। इसकी स्थापना सन 2006 ईस्वी में की गई। लिख लिया? इनके बाद एक और महत्वपूर्ण संस्थान जिसके बारे में काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। टोंक में एक संस्थान है जिसका नाम है अरब फारसी शोध, और इस संस्थान का पूरा नाम है जो
अबुल कलाम अरब फारसी शोध संस्थान, जो राजस्थान में अरबी और फारसी भाषा के संबंध में जो शोध कार्य है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। और ये कहां पर स्थित है, ये देखो इसका हेडक्वार्टर है। ए का मतलब अरेबियन, पी का मतलब क्या हो गया पर्शियन मतलब फारसी, आर का मतलब रिसर्च, आई का मतलब इंस्टीट्यूट। अरब फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है, टोंक में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1978 ईस्वी में। टोटल देखो कितने इंस्टीट्यूट हुए, 19 हो गए क्या, 19 हो गए, तो इसका मतलब अपने पूरे हो गए। हो गए टोटल 19। तो राजस्थान में कला और संस्कृति के लिए ये 19 संस्थान है जो प्रमुख रूप से कार्य करती। और इन्हीं एग्जाम में जितने भी, जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो क्वेश्चन देखोगे कला संस्कृति में, इन संस्थानों से ही क्वेश्चन आए। और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कितनी देर में याद करके सुना दोगे सारे, है 5 मिनट काफी है? तो चलो मैं याद करवाता हूं। सबसे पहले आपने कौन से पढ़े, बंद कर लो कॉपियां सब, फटाफट से बंद कर लो, तो क्लास